हेलो एस्पिरेंट्स। विजुअलाइज की टीम के द्वारा ये जो सीरीज लाई गई है बीपीएससी क्रैश कोर्स की, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज के पॉलिटी सेक्शन में, जिसका करीब करीब बीपीएससी के पेपर में वेटेज जो 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, उसमें वेटेज कितना होता है आप ये जान लीजिए, करीब 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, वेटेज बताने का मेरा कारण यह है जिससे कि आपको पता चल सके कि हम जितना एफर्ट देने जा रहे हैं उससे हमारा आउटपुट कितना निकलेगा। तो 12 से 15 क्वेश्चन मतलब करीब करीब 10% क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। और इस क्रैश और इतना मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अगर आपने ये क्रैश कोर्स का पूरा वीडियो पॉलिटी सेक्शन का देखा और उसको अच्छे से रिवाइज किया तो निश्चित है कि 12 से 15 क्वेश्चन में आप मैक्सिमम स्कोर करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो पॉलिटी सेक्शन में आज हम चालू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका का एक और शब्द से इसको और जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रियम्बल, प्रीएम्बल। ठीक है, अगर एग्जाम में कहीं भी ये तीनों शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपको घबराना या कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ये तीनों शब्द के मतलब एक ही है। अब उद्देशिका का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रस्ताव उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका का मतलब संविधान का परिचय। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम उसका परिचय पूछते हैं, वैसे अगर आपको संविधान को समझना है तो आपको उद्देशिका को पढ़ना होगा, समझना होगा। उद्देशिका को आप समझ के पूरे संविधान को समझ सकते हैं कि उसकी थीम क्या है, उसका सार क्या है, उसका क्रक्स क्या है। ठीक है, तो अब ये इसको हम क्यों कहते हैं परिचय, इसको हम आगे समझाएंगे पूरी बात। पहले हम देखते हैं कि उद्देशिका का विचार आया कहां से। क्या भारत में संविधान, भारतीय संविधान में पहली बार आया या विश्व के और संविधानों में यह रह चुका है? तो इसमें आपको मैं बता दूं, उद्देशिका जो है सर्वप्रथम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उल्लेखित है। पहली बार जो उद्देशिका का उल्लेखन हुआ है वो कहां हुआ है? यूएसए के संविधान में पहली बार। और यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का प्रावधान किया गया है वो कहां से लिया गया, उसका विचार कहां से लिया गया है? तो उसका विचार लिया गया है यूएसए से। मैं आपको ये बताता जाऊंगा बीच बीच में कि इस टॉपिक से या इस जो इंफॉर्मेशन से या इस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं या कैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो यूएसए से संविधान में जो उद्देशिका है उसका विचार कहां से लिया गया है? यूएसए से। अब यहां पे एक बात और आती है कि विचार तो उद्देशिका का विचार जो लिया गया यूएसए से लिया गया है, किंतु इसकी अगर भाषा पूछी जाए कि जिस भाषा का इसमें इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, वो कहां से ली गई है? तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा कि उद्देशिका की, आप वैसे तो कर सकते हैं कि उद्देशिका कहां से ली गई है, तो आप बोल दिए कि हाँ यूएसए से। लेकिन अगर बोल दिया उद्देशिका का विचार यूएसए से, लेकिन तो उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको ये चाहता हूं कि आप बिल्कुल जब इस टॉपिक को खत्म करें तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, ना एग्जाम में ना पीवाईक्यू का। आप पीवाईक्यू भी इसको पढ़ाने के बाद पीवाईक्यू ट्राई करिएगा और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन बताइएगा कि हाँ कोई पीवाईक्यू बच रहा है, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो चाहे बिहार पीसीएस का हो। ठीक है, तो हम चलते हैं कि उद्देशिका का हमने बता दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, परिचय है, कहां से लिया गया ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि ये कब आया। तो उद्देशिका का जो निर्माण हुआ है वो उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये
ये प्रस्ताव कहां, ये प्रस्ताव आया संविधान सभा में किस तारीख को? ये आया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। और ये प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि इस प्रस्ताव को, उद्देशिका को बनाने वाले प्रस्ताव को किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस तारीख को पेश किया? तो वो तारीख है 13 दिसंबर 1946। ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए डेट, क्योंकि समझ लीजिए कि उद्देशिका का एक एक जो फैक्ट है, एक एक जो कीवर्ड है, हर कीवर्ड से क्वेश्चन बनता है। ये समझ लीजिए कि जो ये पेज है ना, इससे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बन चुके हैं और ऐसे और भी बन सकते हैं आराम से। तो 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव मोशन लाया गया संविधान सभा में। अब यही 13 दिसंबर को लाने के बाद ये पास कब हुआ, ये भी पूछा गया एक बार। तो ये पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। अभी हम उद्देशिका से जुड़े फैक्ट को देख रहे हैं। अभी हम उसके बाद उद्देशिका के कॉन्सेप्चुअल चीज को भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, एक एक कीवर्ड का क्या मतलब है। तो हमने ये देखा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ और पास होते ही उद्देशिका का निर्माण हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि उद्देशिका के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रावधान है, वो किस बारे में है। हमें उद्देशिका, आखिरकार हम बोल रहे थे ना, उद्देशिका परिचय है। तो आखिर उद्देशिका में ऐसा है क्या कि इसे हम परिचय कह रहे हैं? क्योंकि किसी को कुछ बोला जा रहा है तो उसके पीछे कारण होगा। कोई कथन बोला जा रहा है उसके पीछे कारण होना चाहिए। तो उद्देशिका को परिचय इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये संविधान के स्वरूप, उसकी प्रकृति और उसके लक्ष्य, इन चीजों की व्याख्या करता है। इसीलिए इसको हम इसका परिचय कहते हैं। तो उद्देशिका में ये पूरी उद्देशिका है। अब एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। अच्छा, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जहां पढ़ रहे हो, जहां आपका स्टडी टेबल हो, घर में पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, आप इस पेज को प्रिंट आउट करा के वहां चिपका दीजिए और इसको बार बार रोज देखते रहिए। इससे आपकी एक तो क्या है कि ये याद होगा, तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। ऊपर से आपके आने वाले संविधान, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो संविधान की समझ आपकी गहरी होगी, अच्छी होगी। किसी एक्ट को जो एनालिसिस करना है तो आप यहां से थीम पकड़ सकते हैं कि आखिरकार हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो कहां से, किस बेस पे आधारित है, वो इसी बेस पे है। ये सार है पूरा। तो अब इसमें हम बात करते हैं क्या है ये। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग, देखिए ये सब कीवर्ड जो मैं वो डब्बे में डाल रहा हूं, इसको आप बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो अब देखिए, हम भारत के लोग, एक ये हो गया, इसका एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसके अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैं बता रहा हूं। एक कंपोनेंट ये हो गया कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब भारत की जो प्रकृति होगी इंडियन स्टेट की, उसका ये नेचर है, नेचर, प्रकृति। जैसे किसी इंसान की प्रकृति नहीं होती कि हाँ भैया वो गुस्सैल है, हाँ किसी की बात नहीं सुनता है, ऐसी प्रकृति होती है इंसान की। तो ऐसे हमारे भारत की प्रकृति क्या है? उसकी प्रकृति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये इसका नेचर है इंडियन स्टेट का। अब इसके आगे, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल आप जिस पे मैं गोला कर रहा हूं आप इसको ध्यान से देखिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब इक्वालिटी प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा,
और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रेटर्निटी, भाईचारा जिसको बोलते हैं कि सब यहां पे सब नागरिक एक दूसरे के भाई हैं, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और हम अपने आप को उसमें समर्पित करते हैं। ये पूरा उद्देशिका है। अब उद्देशिका में हम इसको 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं निकल के आती हैं। तो पहला है हम भारत के लोग। ये जो वाक्यांश है ये क्या दिखाता है? हम भारत के लोग दिखाता है कि ऐसा ऐसा बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में इसको हम एडॉप्ट करते हैं। तो ये जो हम भारत के लोग हैं ना, ये वाक्यांश दिखाता है सोर्स ऑफ पावर को, सोर्स ऑफ पावर को, जो संविधान को पावर मिली है, शक्ति मिली है, जो शक्ति का स्रोत है, हिंदी में इसको लिखेंगे शक्ति का स्रोत। तो ये जो पावर मिली है संविधान को कहां से मिली है? जो हम भारत के लोग हैं इसी वाक्यांश से मिल रही है, अर्थात जो अल्टीमेट पावर है वो भारत के लोगों में है। ठीक है, जो संविधान को जो पावर मिली है कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, ये मिलता कहां से? हम भारत के लोगों से मिलता है। ठीक है, तो ये कीवर्ड क्या बताया कि सोर्स ऑफ पावर क्या है। दूसरा पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये जो है ये बताता है इंडियन स्टेट के नेचर को, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसमें देखते हैं जो 5 कीवर्ड है इसका क्या अर्थ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को इंग्लिश में कहते हैं सोवेरन, कि ये सोवेरन बॉडी है। सोवेरन बॉडी या प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि ऐसी इकाई जो अपने निर्णय लेने में बाह्य और आंतरिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र हो या किसी अन्य राज्य पर निर्भर नहीं है, किसी भी अन्य देशों पे इसका प्रभाव नहीं है, अपने निर्णय स्वयं लेती है और पूर्णतः स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। दूसरा वर्ड है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट। इसका मतलब है कि जो भी देश में संसाधन है उसका ऐसा वितरण हो जिससे कि सभी नागरिकों को मैक्सिमम रूप से इक्वालिटी प्राप्त हो सके, संसाधन के वितरण में, सेवा के वितरण में, अवसर का जो मौका हो सबको समान रूप से मिल सके, अर्थात संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो। और ये जो सोशलिज्म है इंडिया में, ये डेमोक्रेटिक तरीके से आना चाहिए, हिंसा के द्वारा नहीं। अपने यहां जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, अर्थात चुनाव के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हम संसाधनों का विकेंद्रीकरण करेंगे उसके द्वारा ये होगा। फिर तीसरा वर्ड है, कीवर्ड है पंथ निरपेक्ष। सामान्य रूप में कभी कभी धर्मनिरपेक्ष भी बोल देते हैं, तो वो धर्मनिरपेक्ष अगर पूर्णतः देखा जाए तो पूर्णतः सही नहीं होता, क्योंकि धर्म जो वर्ड है भारत के संदर्भ में वो नैतिकता को दिखाता है, वो किसी सेक्ट को नहीं दिखाता, रिलीजन को वैसे नहीं दिखाता, संप्रदाय को नहीं दिखाता है। तो यहां पंथ निरपेक्ष सही वर्ड है, सेकुलरिज्म। इसका अर्थ क्या है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र देश है। इसका अर्थ है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। हालांकि भारत सभी धर्मों को प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण देता है, इक्वल प्रोटेक्शन देता है सभी रिलीजन को, लेकिन अपना इसका कोई धर्म नहीं है। चौथा कीवर्ड है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि यहां पे जो कार्य, जो यहां सिस्टम है, जो तंत्र है, वो लोगों का है, अर्थात बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों का तंत्र है। तो ये बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल जो बोला जाता है, ये वो सिस्टम है। और गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिपब्लिक। ठीक है, गणराज्य का अर्थात होता है कि यहां जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, किसी वंश का नहीं कि हाँ इसका बेटा है इसलिए ये बन जाएगा, नहीं। यहां पे चुनाव के द्वारा वो पदासीन होगा। और अपने यहां हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, अपने यहां हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। तो अपने यहां कैसे होता है? वो अप्रत्यक्ष तरीके से उनका चुनाव होता है और फिर वो उस पद पे आसीन होते हैं। जबकि अगर ब्रिटेन वगैरह में देखा जाए तो वहां पे राजा का ही बेटा वहां पे हेड ऑफ स्टेट बनता है, तो वहां पे राजशाही है, लोकशाही नहीं है। ठीक है, तो ये दिखाता है रिपब्लिक को। अब हमने देख लिया इस चीज को, हम भारत के लोग, भारत को
सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए। अच्छा एक बात याद रखें, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं लेकिन ये कीवर्ड आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए इसी ऑर्डर में, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पांचों वर्ड इसी क्रम में याद कर लेना। ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका ऑर्डर बताइए, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। आप अगर नहीं याद करोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप साफ साफ सुन लीजिए, ये सोचिए कि नहीं मैं ढुलमुल तरीके से तैयारी करूंगा तो वो फिर एग्जाम में आप फंसेंगे। जो चीजें आपको याद करनी है वो याद करनी ही है, ठीक है। आप उसमें बिल्कुल ये कोताही न बरतिए कि नहीं ठीक है हमने समझ लिया, समझने का मामला नहीं है। आप समझ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, कीवर्ड आप समझ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कीवर्ड का ऑर्डर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लिया तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ के क्या करेंगे। सारी चीज कॉन्सेप्ट से थोड़ी ना होगा, मतलब कॉन्सेप्ट का अपना महत्व है, लेकिन अगर क्वेश्चन में फैक्ट पूछ रहा है तो फिर आपको फैक्ट याद होना चाहिए। बिल्कुल समझे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका है कि इसका स्टेटस क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसी कीवर्ड पे 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं, तो बिल्कुल इसको याद रखिए, ठीक है। और फिर हम आगे चलते हैं। फिर कहता है समस्त नागरिकों को न्याय कैसा दिया जाएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक सोशलिस्ट जस्टिस ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। सामाजिक न्याय का मतलब कि समाज में जाति या धर्म या लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं होगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि धन के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और धन का संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा जिससे कि सभी को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। राजनीतिक न्याय का मतलब यह होता है कि जो पब्लिक के जो क्या कहते हैं कि पद हैं, जो गवर्नमेंट के पद हैं या जो चुनाव लड़ने वाली चीजें, वहां पे न्यायपूर्वक व्यवस्था बने जिससे कि आम आदमी भी वहां प्रवेश कर सके। फिर आता है स्वतंत्रता, किस चीज की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, थॉट, एक्सप्रेशन एंड वर्शिप। जो कहते हैं ना कि राइट टू स्पीक होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, तो ये कहीं ना कहीं अपने प्रियम्बल में भी ये चीज है जो हम आके हम फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं, वो चीज यहां पे भी है, ठीक है। तो पूजा करने की, जो आप सोचते हैं उसको बोलने की, और उपासना की स्वतंत्रता, कैसे आप पूजा कर सकते हैं उसकी मेथोडोलॉजी की भी स्वतंत्रता ये अपनी उद्देशिका में उल्लेखित है। फिर आता है समता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, मतलब स्टेटस प्रत्येक व्यक्ति की समान स्टेटस है, किसी को ऊपर या नीचे नहीं माना जाएगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसका उल्लेख यहां पे किया गया है। तो ये क्या हो गया, ये जो चारों चीज है ना, समता हो गया। अब फिर बचा बंधुता। तो बंधुता क्या करता है, फ्रेटर्निटी एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा है। यहां पे जो भी जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो धनी है, गरीब हैं, अमीर हैं, किसी वर्ण विशेष के हैं, किसी परिवार के हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबकी गरिमा एक समान है यहां पे। और ये क्या करती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है। अगर ये बनाने का मतलब क्या है कि बंधुता मतलब सब भाई भाई हैं, जिससे इस भाईचारे से इस राष्ट्र की जो श्रृंखला बने, आपस में जुड़ के वो मजबूत हो, एक हो, और अखंडता जिससे सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अब आगे इसके क्या है, किस डेट को, ये 3 चीजें हो गई, चौथी चीज है इसके डेट। ये डेट दिखाता है कि इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया, ठीक है। वो डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, अगर कह रहा है कि एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, तो वो तो 26 नवंबर 1949 है, लेकिन अगर जब क्वेश्चन में आ जाए कि पूर्णतः लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950। यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बिल्कुल लिख लीजिए। जब लागू करने की बात आएगी संविधान को, तो वो 26 जनवरी 1950 है, ठीक है। तो इस डेट को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। तो इसमें हमने 4 चीजें देखी। एक, हम भारत के लोग, सोर्स ऑफ पावर को दिखाता है। दूसरा कंटेंट दिखाता है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तीसरी चीज दिखाती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, कि अगर हम संविधान बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। हम बना इसलिए जिससे कि यहां के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता प्रदान कर सके, ठीक है। और ये चौथी चीज है, ये डेट दिखाता है कि इस डेट को हमने संविधान को अंगीकृत किया, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स, हमने उसको आत्मार्पित कर दिया अपने आप को उसके लिए, ठीक। तो ये चीजें हमने देख ली। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इसको परिचय बोला जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है। क्योंकि ये देखिए
पूरे संविधान का जो उसे कहते हैं ना क्रक्स कह लीजिए, सार कह लीजिए, वो इसमें समाहित है। अब हम इसमें देखते हैं उद्देशिका के बारे में। पहले इसको मिटा दूं, फिर मैं आपको और चीजें बताता हूं। उद्देशिका को लेके एक काफी विवाद यह रहा कि ये संविधान का भाग है या नहीं। इस चीज पे काफी डिस्कशन हुआ, और इससे संबंधित आप दो केस को बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। इससे संबंधित दो केस को आप बिल्कुल याद रखिए कि यह संविधान का भाग है कि नहीं। तो इसमें दो जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। एक आता है बेरूबारी केस, बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ है। बेरूबारी केस आप याद रखिएगा कि वहां पे सीधा आएगा बेरूबारी केस। ये इसमें कहा गया है कि जो उद्देशिका है ये संविधान का भाग नहीं है। इस निर्णय में संविधान का भाग नहीं है। और जो केशवानंद भारतीवाद के निर्णय आया था, केशवानंद भारतीवाद, ये आप लिख लीजिएगा, केशवानंद भारतीवाद 1973, शायद यही है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उद्देशिका संविधान का भाग है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बेरूबारी केस में इसको अंग नहीं माना गया था। 1960 में जजमेंट आया था, याद रखना। बेरूबारी केस, ये क्वेश्चन आया हुआ सीधा कि किस केस में संविधान की उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था, किस केस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको अंग माना गया था। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 माना गया था, बेरूबारी केस में इसको नहीं माना गया था। आप इसका केस का नाम याद रखिएगा क्योंकि सीधा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया। अब अच्छा, इसमें एक चीज, इस जजमेंट में, केशवानंद भारती वाले केस में जजमेंट में यह भी कहा गया था, यह हो रहा था कि उद्देशिका का जो प्रभाव है कैसा होना चाहिए। तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या दी थी कि उद्देशिका का अपना स्वतंत्र कोई क्या कहते हैं कि उसका प्रभाव नहीं है। इसका जो मूल्य, इसकी जो वैल्यू है वो और जो जितने आर्टिकल हैं उनसे जुड़कर संविधान की व्याख्या करने में इसका प्रभाव निश्चित रूप से है, लेकिन स्वतंत्र रूप से यह प्रभावकारी नहीं है कि ऐसा कहा जाए कि ये उद्देशिका में लिखा कि चलिए इसको हम सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा दें कानून को, तो ऐसा नहीं है। तो ये मतलब क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट इन्फोर्सेबल। इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के, न्यायपालिका के द्वारा। ये आप इसके नेचर को समझ लीजिए। और ये ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार पूछा भी गया था, ऑप्शन में देके, तो वो आप इसको देख लीजिएगा कि उद्देशिका का अपना स्वतंत्र कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन और अनुच्छेदों के व्याख्या में इसका प्रभाव होता है। संविधान की व्याख्या करने में इसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका अपना स्वतंत्र कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता ये, और इसकी प्रकृति नॉन जस्टिसिएबल की होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट को। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है या नहीं। कई बार ये भी क्वेश्चन आया कि उद्देशिका में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो संशोधन कर सकते हैं और किया भी गया है। और क्या किया गया है मैं आपको बताऊं, तो वो किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ये आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज लाया था संविधान में। तो इसने क्या किया, इसमें 3 कीवर्ड को जोड़ा था। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्दों को इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये वर्ड पहले मूल जो संविधान बनाया गया था उसकी उद्देशिका में नहीं थे। तो ये पूछ लेता है कई बार क्या होता है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि 1976 में जोड़ा गया है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये बोल देगा कि 1950 को अपने भारतीय संविधान की
स्टेटस क्या था, स्थिति क्या थी, और उसमें अगर दे दिया सेकुलर वर्ड तो फिर आपको वहां सीधे कट कर देना, क्योंकि ये 1976 में आया है, उस समय इसकी स्थिति ये नहीं थी। या सोशलिस्ट वर्ड दे दिया तो उस समय स्थिति नहीं थी। और अगर ये दे दे कि हाँ ये जो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये कब पूरा वाक्य बनता है, तो 1976 में ये बनता है। ठीक है, तो संविधान की उद्देशिका में संशोधन संभव है, किया भी गया है, और वो किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक, अच्छा, अब कुछ जो कानूनविद हैं और जो हमारे संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं, एक के.एम. मुंशी जी और सुभाष कश्यप जी, इन लोगों ने उद्देशिका को कुछ एक विशेषता के तौर पे एक टैग दिया गया है कि हाँ ये क्या उद्देशिका को इन्होंने अपने एनालिसिस के तौर पे उसे क्या बोला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो हमें वो डिस्कस कर लेना है। तो के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को, के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को बोला है ये राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है? राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली, याद रखना आप, जन्मपत्री या जन्म कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ, ये प्रियम्बल इज ए पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये राजनीतिक जन्मपत्री है, ये के.एम. मुंशी ने बोला है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और सुभाष कश्यप, ये सुभाष कश्यप हैं, ये बहुत बड़े संविधानविद हैं। इन्होंने बोला है कि यदि संविधान शरीर है, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि के.एम. मुंशी वाला तो आज गया है, इनका बाकी रह गया, हो सकता है आगे पूछ ले, क्योंकि जिनका के.एम. मुंशी हालांकि रिपीट भी होते हैं, लेकिन इनको भी याद रखना कि संविधान अगर शरीर है तो उद्देशिका क्या है? उसकी आत्मा है। उद्देशिका उसकी आत्मा है। अगर सीधा बोल दे कि उद्देशिका को आत्मा किसने बोला है, तो सुभाष कश्यप जी ने बोला है। अच्छा, इस चीज में एक कंफ्यूजन आपको बन सकता है, क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसको आत्मा कहा है। तो आप ध्यान रखना, डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को जब हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, तो सुभाष कश्यप ने क्या बोला? आत्मा। के.एम. मुंशी ने क्या बोला? राजनीतिक जन्मपत्री। अच्छा, और इसको ये हो गया एक, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और भी अपने संविधानविद है, उन्होंने इसको संज्ञा दी है परिचय पत्र की, शायद एन पालकीवाला जी हैं, आप देख लीजिएगा, एन पालकीवाला, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील रह चुके हैं। इन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। एन पालकीवाला ने, ये याद रखना, एन पालकीवाला ने वो क्या बोला है? आइडेंटिटी कार्ड। सुभाष कश्यप ने क्या बोला है? अगर शरीर संविधान है तो आत्मा उद्देशिका है। के.एम. मुंशी ने क्या बोला? राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप याद रखिए। और जो मैंने बोला आपको कि इसको आप टेबल पर लगा के इसको घोंट जाइए, इसका एक एक कीवर्ड बिल्कुल आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आता है ऑर्डर से। जैसे इसमें क्या क्वेश्चन बना हुआ है? न्याय कितने प्रकार का उद्देशिका में उल्लेखित है, तो ये प्रकार भी याद रहने चाहिए। स्वतंत्रता कितने प्रकार की उल्लेखित है, तो ये भी याद रहना चाहिए। समता कितने प्रकार की उल्लेखित है, तो ये भी याद रहना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल उसके प्रकार, उसकी संख्या, सब कुछ एकदम याद रहना चाहिए। तो न्याय कितना है, कितने प्रकार का है? 3। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता 2। अखंड बंधु जो फ्रेटर्निटी है वो तो एक ही है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता। तो ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, 3, 5, 2। ठीक है, और ये अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा। तो आप बिल्कुल इसको याद रखिए, और इससे रिलेटेड आप क्लास जब आपकी कंप्लीट हो जाए आप इसको नोट मेकिंग कर लें। उसके बाद आप सीधे जाइए पीवाईक्यू पे और सॉल्व करिए कि आपका देखिए क्वेश्चन बचता है।
मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी गलती के। और कोई आपको डाउट अगर आता है तो आप हमारे वीडियो के लिंक पे आप उसमें कमेंट करिए क्वेश्चन को, या कोई डाउट हो। अच्छा, ये जो अपनी डेट है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो 26 नवंबर 1949 है, इस डेट को उत्सव की तरह लेने के लिए या मनाने के लिए या याद रखने के लिए इसी डेट पे हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस, ठीक, ये मनाया जाता है। अच्छा, अब इससे जुड़ा एक करंट मैं आपको जाते जाते बता देता हूं, क्योंकि अब चीजें अब ये उद्देश्य का पार्ट खत्म हो गया है। तो संविधान संग्रहालय एक बनाया गया है, उद्घाटन किया गया है। वो कहां किया गया है? वो किया गया है आपका 75 वर्ष चूंकि संविधान के बने हो गए, तो इसके उपलक्ष्य में एक संविधान संग्रहालय बनाया गया है। ये बनाया गया है आपका सोनीपत, हरियाणा में। संग्रहालय सोनीपत में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सोनीपत हरियाणा में। और किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया है? वो बनाया गया है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में, ओपी जिंदल। तो आप ये करंट भी मैंने इसमें थोड़ा सा, अब चूंकि खत्म ही हो रही थी क्लास तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग इसको एक दो बार देखिए, जो चीजें नहीं समझ आती आप कमेंट करिए। और अगर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कशन चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम लेके आएंगे। ठीक है सर, ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।